नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU के नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मृत्यु से गरमाया अस्पताल परिसर का माहौल, काम का तनाव बताई जा रही वजह। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और आरोपी व्यक्ति के बीच हुई जमकर गाली गलौज और मारपीट। मठाधीश और माफिया वाले बयान को लेकर भाजयुमो ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फूका पुतला। और गंगा के जलस्तर में हो रही तेजी से वृद्धि, बाढ़ की संभावना से घाट किनारे रहने वालों की बढ़ी चिंताएं। और अब खबरें विस्तार से। BHU के नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मौत से अस्पताल परिसर का माहौल गर्मा गया। मौत का कारण काम का तनाव बताया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाता है। वहीं BHU के नर्सिंग स्टाफ खेमचंद सैनी की ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई, ये जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। वहीं के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इस संस्थान में स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ना तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और 17 मरीजों पर एक नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। जब लोग सेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो सेक्शन ऑफिसर कहते हैं कि अगर कंप्लेंट तुमने दर्ज कराया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक देंगे। यही कारण है कि अभी पिछले महीने ही एक नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिनकी उम्र 42 साल थी। और ये भी बताया कि यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम का पड़ता है। इस वजह से आज हमारे साथी खेमचंद सैनी की मृत्यु हो गई है। नर्सिंग स्टाफ की मृत्यु की खबर के बाद पूरे अस्पताल परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। सभी कर्मचारी अस्पताल के बाहर निकल आए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जहां एक हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी होती है, वहीं हम लोगों से 7-7 दिन की ड्यूटी ली जा रही है। कोई भी सुनवाई ऊपर के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वहीं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट करुणा ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी किया और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हम पत्रकारों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चला गया मैनेजमेंट, चला गया ना। फैमिली को क्या दे देंगे? कंफर्मेशन नहीं मिला तो ये तो है ना। 4 साल हो गए कंफर्मेशन नहीं हुआ। स्टाफ मर गया, कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। 4 साल हो गए। हमारी पेट रोटी चलती है मैडम, वो चलती है जो भी हमारी पानी से चलती है, तभी तो हमको पार्किंग नहीं मिली है। उसके नाम लगे हुए हैं। क्यों? वो इंसान से बैठी है ना। और आज बहुत दुखद है और खेद है हमें कि एक हमारा साथी और हमारे साथ रहे हुए स्टाफ, बहुत दुख के साथ कहा नहीं जा सकता कि उनकी किस तरह मौत हुई होगी, किस तरह उनका देहांत हुआ है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्ट्रेस है स्टाफ को। और उस स्ट्रेस हर तरीके से प्रशासनिक तौर पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जैसे ANS DNS की पोस्टें होती है, उनकी तरफ से अनलीगल दबाव बनाया जाता है कि आप कहीं पे भी किसी तरह की डिमांड नहीं करोगे, आपको किसी फैसिलिटी नहीं है तो भी नहीं बोल पाओगे। यदि बोल भी दिया जाता तो नीचे आके मिलना, ऑफिस में आ जाना, ये वो कोई भी राउंड करने आता तो हमारी सुविधाओं के बारे में कोई ख्याल नहीं करता है और ना ही बताता है और ना ही कोई गाइडलाइन यहाँ फॉलो की जाती है। अपने अकॉर्डिंग ये चलाना चाहते हैं और उसी के अंदर स्टाफ को दबाया जाता है हर बार। उसी की वजह से स्टाफ को दबाव की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। स्टाफ का कोई भी लीगल वर्क हो उसमें भी दौड़ाया जाता है। यदि 5 दिन की प्रोसेस है उसको ये 25 दिन 30 दिन महीने भर तक खींच के ले जाते हैं। यदि किसी भी यहाँ से छोड़ने की प्रोसेस भी है तो उसमें भी
प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग दौड़ाते हैं, और किसी भी तरह का कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत इंक्रीमेंट रोकने का नोटिस दे दिया जाता है। तो इसकी शिकायत आप लोग की है, कोर्ट में भी गए हैं इसके खिलाफ। कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद डायरेक्टर सर को वहाँ बुलाया गया, उसके बाद वापस आदेश के द्वारा यहाँ का इंप्लीमेंट रिलीज हुआ है। और हर तरीके से स्टाफ को परेशान किया। किसी भी ऑफिस में कोई भी लेटर लेके जाता है तो वहाँ बैठे सेक्शन ऑफिसर इस तरह लताड़ते हैं कि हम वहाँ का स्टाफ नहीं है, यहाँ के कोई कर्मचारी श्रेणी में। ये जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर लाइन देखते हैं सब लोग तड़क उठते हैं। पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे। हर तरीके से नर्सिंग ऑफिसर को दबाने के लिए हर एक ऑफिस के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है। जबकि हमारी ERP बनी हुई है ऑनलाइन सिस्टम में, तो भी ऑनलाइन सिस्टम में आधे से ज़्यादा काम होते ही नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में केवल लीव अप्लाई होती है, वो भी आधी तरह की लीव, पूरी लीव भी नहीं, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। और उसी के बावजूद भी हमारे को दबाया जाता है। और जो ऑनलाइन की प्रोसेस होती है उसमें जो गाइडलाइन है MOH की, जो हमारी एम्प्लॉय ID होती है, उसके साथ जो डिटेक्शन होता है वो कुछ भी यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। चाहे एजुकेशन लीव पे जाना हो, चाहे एजुकेशन परमिशन हो, चाहे एग्जाम परमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी NOC के रिगार्डिंग हो, तो भी दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, हर तरीके से परेशान किया जाता है, अन्यथा लताड़ा जाता है। इसीलिए आज ये तीसरी घटना है हमारे साथियों के साथ। इससे पहले एक मैडम हुए थे स्ट्रेस की वजह से, उसके बाद कामले सर हुए थे, उसके बाद ये इसी महीने कामले सर तो हुए ही हैं, जस्ट अभी का मामला है 10-15 दिन पहले का। उसके बाद ये दूसरा मामला है कि स्ट्रेस की वजह से ये दूसरा हमारा साथी हमने खो दिया है। हमें बहुत खेद है, तीसरा साथी हमारा, और हमारा जिसके बच्चा अभी 1.5 साल का है। क्या हम जवाब देंगे इनके बच्चों को? क्या कहेंगे? एक वाइफ जिसकी उम्र 20-25 साल है, उसको क्या जवाब देंगे? क्या हुआ था इस हमारे साथी के साथ? आप क्या मांग करते हैं? हम यही डिमांड करते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, हायर अथॉरिटी द्वारा हमें जो कंप्लेन हो, जो प्रोटोकॉल हो, MOH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करवाया जाए। जो बेड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ होना चाहिए, और जो यहाँ की प्रोसेस है कागज, जो डॉक्यूमेंटेशन की जो भी कागज कार्रवाई की जाती है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाओ ऑफलाइन लेके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि घुमाया जाता है, जो 5 दिन का प्रोसेस है उसे 25 दिन में करवाया जाता है। क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम हमारे साथियों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जाए, किस तरीके से अपने लोगों को बताया जाए कि हमें आगे के लिए क्या करना है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर एक को आने के लिए बस शोक संदेश दिया चले गए, कुछ ही उससे नहीं है। एक बच्चे के लिए, एक जो वाइफ है जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ का प्रशासन क्या करेगा, उसकी हम डिमांड रखेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि जो वाइफ है उनको भी सर्विस दी जाए, और जो बच्चे के लिए प्रावधान है एजुकेशन वगैरह के, वो पूर्णतः फ्री और इस अथॉरिटी के द्वारा, BHU के द्वारा कंप्लीट जिम्मेदारियां पूर्वक करवाना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और आरोपी व्यक्ति के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत काली मंदिर निवासी राजेश सिंह के ऊपर महिला कांग्रेस नेत्री ने गंभीर आरोप लगाया है। उनके फेसबुक वॉल पर राजेश सिंह द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। मना करने के बाद भी उन्होंने अपनी टिप्पणी बंद नहीं की। रोशनी कुशल जायसवाल ने कहा कि आज जब हम अपने महिला साथियों के साथ उनके निवास पर जाकर समझाने का प्रयास किया तो वो और उनके गुर्गे गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिसको लेकर हम सभी लालपुर पांडेपुर थाने में राजेश सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरे पक्ष से आरोपी राजेश सिंह भी थाने पर पहुंचकर महिला कांग्रेस नेत्री के खिलाफ और उनके साथ आए लोगों पर आरोप लगाया कि उनके घर आकर महिला नेत्री ने दुर्व्यवहार किया। काफी समय तक लालपुर थाने पर दोनों पक्षों में वाद विवाद और मारपीट भी चलती रही, जिसको देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बिठाया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिस पे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने डीएम और कमिश्नर सर के खिलाफ के ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकलें। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है, जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को ज़रूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ, बहन, बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियाँ फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज़ उठा रही हूँ जो इन जैसे बलात्कारियों के चपेट में आ जाती हैं। ये कितने महीने से चल रहा है जी? पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ, मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी कुछ लिख रहे थे, शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल, ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल माल बनाओ। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में, ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये बलात्कारी सैफरॉन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलात्कार करने की धमकी आएगी? 4 साल से चल रहा है। आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ ना मुझे उनको जानना है। बस ऐसे बलात्कारियों से अपनी माँ, बहन, बेटियों को बचाएं। बीएचयू में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहाँ पे बलात्कार की बात होती है वहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और ऐसे बलात्कारियों से बचें। वो ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलात्कार अभी किया नहीं है, उसने लिखा है। भैया का नाम क्या था जो बोल रहे थे? तो ऐसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वो दोस्त कह रहे हैं कि अभी वो उसने किया नहीं है बलात्कार, आप उसको बलात्कारी मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चूकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ, मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर। उनकी बीवी भी कह रही हैं लिख दिए तो क्या हो गया? अरे तो 4 साल से चल रहा था, इससे पहले आप
अधिकारी पास गई थी शिकायत करने के लिए? अरे ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भौंकते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के बलात्कार करने की जब धमकी थी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था। तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे बलात्कारी का शिकार ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने थाना की कार्रवाई करना ज़्यादा सही दिया है। क्या बोले उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्रवाई होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के घर के ऊपर और महिलाओं से कब क्या करना चाहेंगे जो महिलाएं डर जाती हैं? जो भी महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती हैं या छोड़ देती हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी को मठाधीश और माफिया वाले बयान को लेकर भाजयुमों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर वाराणसी में जमकर विरोध हुआ। भाजयुमों ने सपा सुप्रीमो का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर समस्त साधु संतों के साथ पूरे प्रदेश में लोगों में नाराजगी है। जहां एक तरफ सभी साधु संतों के एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज वाराणसी में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने भी इस पर आक्रोश जताया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूका। इससे पूर्व सबसे पहले भाजयुमो ने सिगरा के गुलाब बाग स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला। इस दौरान सभी लोगों के हाथों में अखिलेश के खिलाफ की तख्तियां नजर आईं। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद सिगरा थाने के पास पहुंचकर ये जुलूस समाप्त हुआ। वहीं सिगरा थाने के सामने भाजयुमो के लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया और उनसे सभी साधु संतों से माफी मांगने की मांग की। पुतला फूकने का ये अर्थ हम लोग का है। पूरे बनारस के युवा मोर्चा के साथियों ने अखिलेश यादव का पुतला इसलिए फूका है कि उन्होंने सारे संत महंत को माफिया का दर्जा देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश के उन्होंने ऐसा टिप्पणी कहा जिसके कारण युवा मोर्चा भाजपा के साथियों के साथ हम लोगों ने आज सिगरा चौराहे पर अखिलेश यादव का पुतला फूकने का काम किया है। और अखिलेश यादव अगर संत समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे प्रदेश में ऐसे ही उनका पुतला फूका जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी ने यह बोला है कि सारे मठ माफिया होते हैं। ये क्या सारे संत महंत माफिया होते हैं? संतों को माफिया कहने की उनकी विचारधारा बहुत ही मतलब उनके पिताजी ने एक गंदा बयान दिया था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। आज अखिलेश यादव जी अपने संस्कार का पूरा सबूत दे रहे हैं कि उनका पालन पोषण किस परिवार में हुआ है। वो मठ मंदिरों में बैठे हुए साधु महात्माओं को मठाधीश कह रहे हैं, माफिया कह रहे हैं। अगर ये उनकी सोच है तो हम सब उनका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे, नहीं तो आगे हम सब उनका घेराव भी करेंगे। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की संभावना जताई जा रही है, जिससे घाट किनारे रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। 2 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पानी ऊपर तक आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे काफी खतरा बढ़ गया है। गंगा के आसपास के लोग काफी चिंतित हैं। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा पार के निचले इलाकों में भी पलायन शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा में नौका का संचालन भी बंद कर दिया गया है। इस साल गंगा के जलस्तर में अब तक ये 6वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। रविवार सुबह 8 बजे जलस्तर 70.13 मीटर दर्ज किया गया।
गया। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस की चौकी डूब गई है और सड़क से महज 4 सीढ़ियों का फासला ही बचा हुआ है। वाराणसी में गंगाकार चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का निशान 71.262 मीटर है। वहीं बाढ़ का पानी वरुणा क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वहां के निवासी बेहद परेशान हैं और लोगों की चिंता बढ़ गई है। नाव से लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नक्खी घाट के आसपास के लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम और संयुक्त पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण किया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विद्या मंदिर में चल रहे गणपति महोत्सव का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी सम्मानित हुए। श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव के अंतर्गत श्री काशी विद्या मंदिर वाराणसी में चल रहे 8 दिवसीय गणेश उत्सव का भव्य समापन शनिवार को किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य रहे, जिन्होंने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए सभी को प्रमाण पत्र और मेमेंटो वितरित किया। इस अवसर पर महोत्सव के आयोजक रामचरण यादव, किरण यादव ने अतिथियों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने के उनके हुनर को देखते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदीप मेहलोत्रा, प्रवेश भारद्वाज, डॉक्टर SK खन्ना सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इधर देखिए, आप भी हाथ लगा दीजिए। के प्रतीक हैं कि अच्छे कार्यों का आरंभ जो है और उसका पल्लवित होना बड़ा, यही विकास का प्रयास है शिक्षा केंद्र। और विविध रूप से बच्चे स्पर्धा में सब में प्रथम स्थान पाने का जो उन्होंने उपाय किया उसमें जीते हैं, उसमें साहस आएगा और आने वाली दुनिया की चुनौतियों में वो सफल होंगे। काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा लोहटिया स्थित बड़ा गणेश महाराज का विशेष पूजन कर एकादश श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। काशी किराना व्यापार मंडल के तत्वावधान में गणेशोत्सव समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष भादो सुदी एकादशी के दिन कई दशकों से लोहटिया स्थित श्री बड़ा गणेश जी महाराज का किया जाने वाला परंपरागत छठी श्रृंगार एवं एकादश श्रृंगार महोत्सव शनिवार को लोहटिया स्थित श्री बड़ा गणेश मंदिर में देर रात्रि तक समारोह संपन्न हुआ। श्रृंगार महोत्सव में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन के साथ माला फूल एवं मेवे के आकर्षक माला से श्रृंगार कर सैकड़ों थाली में 56 भोग व फल फूल अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंदिर को विद्युत झालर, माला फूल व रंगीन गुब्बारों से सुसज्जित किया गया था। इस अवसर पर गोला दीनानाथ किराना मार्केट
के व्यापार भवन से शहनाई वादन व ढोल नगाड़े के साथ बधावा जुलूस निकला, जो सैकड़ों व्यापारियों व क्षेत्रीय नागरिकों के साथ जालपा देवी व कबीर चौरा रोड होते हुए बड़ा गणेश मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, जहां भजन गायक अनूप कुमार जागरण व उनके सहयोगियों ने अपने भजनों से उपस्थित सैकड़ों नर नारी भक्तगणों को आत्मविभोर कर दिया। इस अवसर पर दर्शनार्थियों में प्रसाद वितरित किया गया। समस्त धार्मिक कार्यक्रमों में काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त, महामंत्री संजय केशरी, कोषाध्यक्ष कैलाश केशरी, अनिल बरनवाल, विजय केशरी, रविंद्र केशरी इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित रहे। चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा किस तरह का बाबा का है ये कार्यक्रम? हमारे वाराणसी में सर्वप्रथम हमारे बड़ा गणेश महादेव के मंदिर हम लोग का छठ के बाद जो पहुंचा है, वो हमारे व्यापार मंडल द्वारा 56 भोग लगाकर बाबा की आरती और भजन संध्या का कार्यक्रम व्यापार मंडल द्वारा किया जाता है। कई वर्षों से परंपरागत ढंग से होता चला है। बाबा गणपति उनके आदेश से हमारा व्यापार, हमारा शरीर जो भी है स्वस्थ निरोग रहता है और व्यापार मंडल की एकता को प्रतीक करता है। ई रिक्शा चालकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव की तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं आने पर अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने यह निर्णय लिया कि अब सभी चालक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने अपने पूरे परिवार के साथ सर्किट हाउस जाएंगे। यूनियन अध्यक्ष प्रवीण काशी का अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। यूनियन अध्यक्ष प्रवीण काशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि प्रशासन का उद्देश्य बनारस को जाम मुक्त कराना है तो हमारे पास जाम मुक्त करने का बेहतर मॉडल है। यदि प्रशासन हमसे कोई संपर्क करता है तो हम उसे ये मॉडल देंगे, अन्यथा ये मॉडल योगी जी को सौंपा जाएगा, जिससे भी जाम न लगे और रोजी रोटी भी चलती रहे, क्योंकि यातायात विभाग की तरफ से दिया जाने वाला सुझाव बनारस में 25,000 परिवार को भुखमरी की ओर धकेल देगा। कैंट स्टेशन और इंग्लिशा लाइन पर सबसे ज्यादा जाम लगता है, क्योंकि वहां स्थान की कमी है। कैंट स्टेशन के ठीक सामने स्मार्ट सिटी ने फ्लाईओवर के नीचे का बाजार सिर्फ स्थान घेरे हुए है। वहां दुकानें बंद चल रही हैं, बिजली का बिल भी समय से नहीं भरा जा रहा है। वहां 2 पिलर के बीच का स्थान हमें दे सकते हैं। वहीं आज अनशन पर बैठे अध्यक्ष प्रवीण काशी को ई रिक्शा बेचने वाले एजेंसी के मालिकों का समर्थन मिला। शास्त्री घाट पर अनशन स्थल पर जिलाध्यक्ष बबलू अग्रहरी, शशिकांत, कंचन, सोनू गौतम, त्रिलोकी विश्वकर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। बाकी जो ई रिक्शा रुकते हैं वो ई रिक्शा स्टैंड के अंदर रुकेंगे। ऐसे ही नगर निगम का है वहाँ पे पार्क, वो जगह एकदम उपयोग में नहीं लाई जा रही। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर वहाँ से जाम खत्म हो तो ये एक हम लोगों का मॉडल हम लोगों ने दिया है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को बनारस में आ रहे बाबा के दर्शन करने के लिए, जैसा कि हमें सूचना मिला, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बात हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब या
जो सौरभ श्रीवास्तव जी ने नहीं सुना, उस बात को हम लोग 16 तारीख को टोटो चालक अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ यहाँ पे आएगा, क्योंकि टोटो चालक अकेले नहीं परेशान है, वो इसकी वजह से उसका पूरा परिवार परेशान है। और साथ ही हम लोगों ने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है। जो जाम का कारण बताया जा रहा था, उस जाम का समाधान रोजगार छीन करके नहीं किया जाए, उसका समाधान सड़क में नियम और व्यवस्था बना करके किया जाए। तो उसको हम लोगों ने एक जो है ये 10 पेज का मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रपोजल हम लोगों ने तैयार किया, जो बार बार हम सोच रहे थे कि माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब को दिया जाए, पर चूंकि वो हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति में ये बन नहीं पाया कि हम लोग अपनी बात वहाँ तक कैसे ले जाएं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि 16 तारीख को हम अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने फरियाद लेकर के जाएंगे कि 25,000 परिवार जो है आपसे न्याय चाहता है, ये सड़क चाहता है, और जाम को ख़त्म करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने तैयार किया है। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम आपके साथ ये आपके सामने ये हम अपना प्रपोजल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि बनारस भी चले और हम भी चलें। प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय आप लोग चाबी जमा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे विधायक जी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया? सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमें बहुत मजबूत आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि बस 24 घंटे के अंदर आपकी वार्ता कमिश्नर साहब से करवाई जाएगी। हम लोगों ने उनसे अपना एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल भेज करके जब बात किया, तो उन्होंने अगले दिन फिर हमें 24 घंटे की मांग की। अभी तक हम लोग इंतज़ार में हैं। माननीय विधायक जी ने जो हमसे आश्वासन हमें दिया था, अभी भी ई रिक्शा चालक एक जो है इंतज़ार कर रहा, पर उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि वो घड़ी कौन सी है, वो समय कौन सा है जब इन ई रिक्शा चालकों को न्याय मिलेगा, जब इनकी फरियाद। अब इसका अर्थ तो आप निकालें, हवाई हैं या क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक हमसे बात ही नहीं किया, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग उस दिन विधायक के रूप में नहीं मिले थे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि, और गंभीर जो है बातचीत हमने उनसे की थी गंभीरता के साथ, पर सिर्फ विधायक के रूप में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत कर रहे थे उस समय। आपके साथ धरने बैठ गए थे? बैठे थे, उनका हमने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद दिया। जिस कड़ी धूप में वो आकर के हमारे बीच में बैठे तो हमारा मनोबल बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा। और लेकिन उसके बाद जैसे घंटे बीतते गए, अभी भी हम इंतज़ार में हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी की तरफ से अभी तक कोई न फ़ोन आया, न कोई सुध हमसे ली गई। यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक हैं और प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, आपको यहाँ पे 1 सप्ताह से बेसी हो गया, अभी तक मतलब कोई मंत्री आपसे मिलने नहीं आए और इसका निवारण नहीं करना है, तो क्या कहेंगे इस सरकार में? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकत है। अगर विधायक जी को नहीं सुन रहे कमिश्नर साहब, या कमिश्नर साहब जो हमारा प्रस्ताव भी नहीं सुन रहे, तो इसके पीछे हमें लगता है कोई बड़ा कारण है। जैसा सुनने में आ रहा है बार बार कि कोई बजाज उदय करके कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक, वो जो है हमारा ई रिक्शा जो है नहीं चलने देना चाहती, और कुछ 200 बस का एक मालिक आया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो मालिक साहब इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी कमाई वो खुद करें, यहाँ का गरीब जो है अपना रोजी रोटी न चलाए। क्योंकि आप जानते हैं ये ई रिक्शा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हमें रोजी रोटी देने के लिए। और मैं दोबारा कहूँगा, पर्यावरण की बात कर रहे थे, शुद्ध वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनारस बनाने के लिए, तो वो ये ई रिक्शा ऐसा काम किया, इसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है। देखिए, हमने कहा हमारा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम लोग, मेरा सत्याग्रह, मेरा अनशन नहीं ख़त्म होगा। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे वकील साहब भी हैं, और हम लोग माननीय न्यायालय जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ प्रश्न जो है अपने पुलिस कमिश्नर और डीएम साहब से किया है। हाँ, ये हमारे जो प्रश्न हैं, क्या किसी शासनादेश के तहत वाराणसी में मुख्य रूप से केवल ई रिक्शा पर QR कोड रूट निर्धारण किया गया है?
ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी प्रशासन द्वारा केवल ई रिक्शा को ही जाम का मुख्य कारण क्यों माना गया? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मृत्यु से गरमाया अस्पताल परिसर का माहौल, काम का तनाव बताई जा रही वजह। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और आरोपी व्यक्ति के बीच हुई जमकर गाली गलौज और मारपीट। मठाधीश और माफिया वाले बयान को लेकर भाजयुमो ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का फूका पुतला। और गंगा के जलस्तर में हो रही तेजी से वृद्धि, बाढ़ की संभावना से घाट किनारे रहने वालों की बढ़ी चिंताएं। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।